हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड। बढ़िया तो आप हैं, पर पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है तो फिर नोट्स बन रहे होंगे ना। वैसे तो मैंने कह दिया है कि लाइव क्लास के नोट्स अलग से होने चाहिए, क्योंकि अपन दो बुक को बेटा एक साथ चला रहे हैं। लाइव क्लास में अपन फर्स्ट बुक को स्टडी कर रहे हैं, वहीं पर अपन ऑफलाइन जो वीडियो के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड बुक है ना, उसमें अपन ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो जो लाइव क्लास में है उसके नोट्स अलग से बनाएंगे और अलग रजिस्टर से आप क्या करेंगे, दूसरा जो आपको काम दिया है वो उसके अंदर करेंगे। साथ में जितना कुछ पढ़ाया गया है अब तक वो सब आप कंटिन्यू उसको रिपीट करते रहेंगे, उनका रिवीजन करते रहेंगे। देखो बहुत आसान है ये कहना कि हमें सब कुछ समझ में आता है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें सब कुछ आता है इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अपन कह तो देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पर हम कितना पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन हो रहा है या नहीं, उसका अपने पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्जाम हुए नहीं है। इसलिए वो प्रामाणिकता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए खुद को यदि अपने को जस्टिफाइड करना है तो हमेशा लिखकर याद करते रहें, नोट्स प्रॉपर तैयार करें और हमेशा शेड्यूल को ऐसा सेट करें कि पीछे के चैप्टर्स के भी रिवीजन चलते रहें। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में एक चैप्टर को पढ़ो ना, संभव भी नहीं है, हो नहीं सकता है, हम कह भी नहीं रहे, पर एक दिन में एक चैप्टर का एक टॉपिक तो हो सकता है। 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट तुम्हारे जो हैं उन 5 सब्जेक्ट के डेली पीछे के जो हो गए हैं या पढ़ा दिए गए हैं उनका एक एक टॉपिक तो पढ़ ही सकते हैं आप। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उसमें भी कोताही कर जाते हैं। हम कहते हैं हमने पढ़ लिया, आपने कल वीडियो दिया, हमने कर लिया, आपने कर लिया, लेकिन आपको वो कितना याद है? वो याद करने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है। हम बार बार यदि चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो एक समय आएगा जब अपन अपने आप ही उनको बोलने लग जाएंगे। अपन कहते हैं ना कई बार कि ऐसे थोड़ी याद होता है, क्यों नहीं होता? किसी होशियार बच्चे को अपन देखते हैं, देखो एग्जाम्पल सुनो, अपन कहते हैं देखो इसको एक बार में इसने सुना दिया, ऐसा नहीं है, उसके पीछे उसकी मेहनत है। एक बार में किसी को भी याद नहीं होता। चलो मान लिया वो जीनियस है, उसको एक बार में याद हो गया, पर वही चीज तुम 3 बार पढ़ते तो याद होता, तो तुम्हें 3 बार, अब तुम 6 बार उसको पढ़ लेते तो बताओ कौन जीनियस हुआ? तुम भी हो। ये चीजें तुम में आनी चाहिए, ये चीजें 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स में तो होनी चाहिए, बिकॉज तुम बोर्ड को फेस करोगे। चलो माना फिर प्रमोट हो गए, तो फिर भविष्य तो देखो, अपने को नीट IIT ये सभी तो क्लियर करना है, इसलिए अपने को थोड़ा सा जमकर तैयारी करनी है। तो हम सब जीनियस हैं, हम सबको याद रहता है, बस फर्क है तो मेहनत में। कोई 2 बार पढ़ने से याद रहता तो हमें 4 बार पढ़ने से, तो हम 8 बार पढ़ लेंगे तो हम भी जीनियस हैं। बस अपने आप को प्रूफ खुद करो, दूसरों के भरोसे नहीं, इसलिए पढ़ना शुरू करो। चले आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का एक टॉपिक जो अपना चैप्टर 11वां चल रहा था, उसको पीछे अपन ने जनरल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, नामकरण को डिस्कस किया था, और अब आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की स्ट्रक्चर्स और एल्कोहल के विचलन की विधियां। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं, कार्बनिक यौगिकों की संरचना। क्लियर? संरचना मतलब क्या? देखो बेटा, अपन कोई भी मॉलिक्यूल को उठाते हैं, लाइक H2 उठाया ना, तो H2 को आप ऐसे लिखते हैं। आप बोलेंगे क्यों, हम तो H2 को ऐसे भी लिखते हैं। आप लिख सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ये है, 2D में जो है वो ये है, 3D में ऐसा है, ओरिजिनल ये होता है। ऐसा देखने पर अपने को कुछ चीजें पता चलती है। तो बॉन्ड एंगल, एक तो बॉन्ड एंगल और एक बॉन्ड की लेंथ। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड की लेंथ जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर उपस्थित जो एटम्स हैं उनकी विद्युत ऋणताओं पर निर्भर करते हैं। अगर विद्युत ऋणताएं कम ज्यादा है या इक्वल है तो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन वहीं पर यदि
किसी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो खिंचाव ज्यादा हो जाएगा, खिंचाव ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, वही इक्वल है तो जैसी है वैसी रहेगी, ज्यादा खिंचाव नहीं होगा। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है वो चीज। ठीक है, बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं ऐसे ही H2O तो मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, जनरल एग्जांपल दिया। अपन बात पता है किस पर कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आओ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है अपन थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर इनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को डिस्क्राइब करेंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल मतलब CH3OH, सही। फिनॉल बेंजीन रिंग OH, ईथर CH3OCH3, सही है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो भी ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वहां पर भी बॉन्ड एंगल बताया गया है, बॉन्ड लेंथ को भी बताया है। तो सबसे पहले एल्कोहल, एल्कोहल में यदि अपन बात करें तो CH3OH मैंने लिखा हुआ है CH3OH, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर अपने को दो लोन पेयर, बेटा हमेशा ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं, दो ही होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास सेव है, वो 4 अलग से बंध बना सकता है पर बनाता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो बंध में भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले इनमें कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसके बीच की जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन हाइड्रोजन, अब अपन इसको इस तरह से बना दें, ये तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपको बुक में भी लिखा हुआ होगा 108.9 डिग्री। कितना है इसका बॉन्ड एंगल? 108.9 डिग्री। किसके मध्य? कार्बन व हाइड्रोजन, क्योंकि इनके बीच लगभग क्या है, इनकी विद्युत ऋणताएं समान है। अपने यदि इनको देखें तो इनके बीच में अपन देखें सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कौन संकरण है? sp3। बॉन्ड एंगल एक्चुअल में क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, डैश को हम लोग मिनट कहते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट है, तो जो कि कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो यहाँ पर लोन पे प्रतिकर्षण होगा और ये इस तरफ झुकाव करना शुरू कर देगा, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जो एंगल है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये था कार्बन हाइड्रोजन के बीच। अब बॉन्ड एंगल किसके बीच में आएगा? अपन देखते हैं कि बॉन्ड की जो लेंथ है वो यहाँ पर तो है 96 पिकोमीटर और यहाँ है 146 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, लेंथ को अपन मापते हैं कि बहुत ही अपने जो एटम्स के बीच में लेंथ होती है वो बहुत ही माइनॉरिटी से चेक की जाती है, तो पिकोमीटर में इसको अपन लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर में नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि एल्कोहल की बॉन्ड लेंथ और उनके बीच का बॉन्ड एंगल कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार अपन किसको चेक करेंगे? फिनॉल। फिनॉल की बॉन्ड एंगल चेक करते वक्त अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग, जो खुद भी एक क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी विद्युत ऋणता अत्यधिक होती है। तो इसके अंदर देखो इसकी बॉन्ड एंगल जो है वो क्या बताया है? यहाँ से यहाँ तक 109 डिग्री बताया, 28 मिनट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से इस तरफ झुकाव करना शुरू कर देता है। उसके बाद इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। किसकी है? फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या है? बॉन्ड लेंथ कितना है? 136 पिकोमीटर। चलते हैं आगे, अगला है आपके पास ईथर। ईथर में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बताया बेटा? ये बॉन्ड एंगल 101.3 डिग्री। किसका है? ईथर में कार्बन कार्बन व बीच में जो ऑक्सीजन लगा है उसको यदि काउंट कर दूं, उनको मिला दूं, जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 111.3। यानी कि आप देख रहे होंगे कि अब जो है वो बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, पहले कम हो रहा था अब क्या है? बढ़ रहा है। धीरे धीरे बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए कार्बन
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इस वजह से उनमें ज्यादा खिंचाव की जरूरत नहीं है। अगर दान देने वाले दो समूह जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले खुद के पास भी है, फिर ये भी दे रहा है, तो ये खिंचाव उत्पन्न क्यों करेगा भाई? किस बात का लड़ाई झगड़ा है? क्योंकि लड़ाई झगड़े तो वहां होता है क्या कमी होती है, तो कमी है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा ना बढ़ करके क्या हो जाता है, प्रॉपर जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। जैसे 109 डिग्री 28 108 हो गया, 109 हो गया और अब क्या हो गया 111। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, अपने पास बॉन्ड लेंथ भी बता देते हैं इसकी 140 पिकोमीटर। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, देखिए जल्दी से इनकी स्ट्रक्चर का, ताकि बात समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब आपकी किताब में अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है तो उनको पॉइंट्स में आप लोग लिख दें। वैसे तो हम नोट्स भेजते ही हैं, पर फिर भी आप इनको अच्छे से लिख लें ताकि बात समझ में आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मैंने बोली है, लिखवाई नहीं है, किताब में भी नहीं है, वो आप हाशिए में जरूर नोट कर। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हेडिंग डालो, अल्कोहल के विरचन की विधियां, या यूं कहें अल्कोहल के निर्माण की विधि। आओ भाई बच्चों, शुरू करते हैं अल्कोहल के निर्माण की विधि। अल्कोहल के निर्माण की विधियां या विरचन। आपको मैंने 10वें चैप्टर में बताया, आपको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आने लगे, ज्यादा नहीं कह रही, थोड़ा ही कह रही। विरचन की विधियां पढ़ते हैं, इट मींस आपको कोई ऐसा अभिकर्मक लेना होगा जो क्या करेगा, अल्कोहल फॉर्मेशन देगा। इट मींस अपने पास इसके अंदर 3 नाम दिए गए हैं, एल्किनो द्वारा, कार्बनिक यौगिकों के द्वारा और हाइड्रोकार्बन के द्वारा। आप अपनी बुक में देखेंगे तो 3 बिंदु दिए गए। पहला है एल्किनो के द्वारा, दूसरा है कार्बनिक यौगिकों के द्वारा, और उसके बाद तीसरा है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के द्वारा। पहला क्या, लिख लें, लिखो भाई। सबसे पहले क्या है, एल्किनो। आप जानते हैं ना एल्कीन का मतलब क्या होता है, जानते ही होंगे क्योंकि हम एल्कीन शब्द बहुत बार यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध, द्विआकार। चले, अब क्या है, कार्बोनिल, ये भी आप नाम तो सुना होगा ना, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों द्वारा मतलब क्या बेटा, कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन युक्त समूह क्या कहलाता है, कार्बोनिल, इसके द्वारा अल्कोहल का निर्माण। और तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। एल्कीन, ये लो साहब, कार्बन ग्रिग्नार्ड RNGX। क्लियर। आज अपन देखेंगे कि एल्कीन द्वारा क्या कर सकते हैं। एल्कीनों में बहुत सारे हैं पार्ट। एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाऊं कि क्या बन जाए, अपने पास अल्कोहल का निर्माण हो जाए। तो देखो बेटा, इसमें 2 मेजर पार्ट दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो 3 है, पहला है अम्लों के साथ एल्कीन की अभिक्रिया, फिर है हाइड्रोबोरीकरण, और तीसरा है मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, एक नया ही है कॉन्सेप्ट। पहला है अम्लों के साथ किसकी क्रिया, एल्कीन। दूसरा है हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, और तीसरा क्या है, मर्क्यूरीकरण व ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। मरकरी का जुड़ना और मरकरी का निकलना।
मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि एल्कीन जो है वो फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला अम्लों के साथ हाइड्रोबोरीकरण, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। आज अपन केवल अम्लों के साथ क्रिया और उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइड्रोबोरीकरण और उसके ये सब भी मैकेनिज्म के साथ है। एक एक मैकेनिज्म करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं आराम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चले तो ये चार्ट आप उतारेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कार्बनिक यौगिकों का इनका चार्ट को जगह छोड़ देना, केवल इतना ही लिखना हो। लेकिन मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ तो फिर इसके बाद में स्पेस नहीं है ना अपने पास, आपकी कॉपी में तो है पर मेरे पास नहीं है, इसलिए फटाफट देखें, स्क्रीनशॉट ले और ये ऐसे ही बनाना है कॉपी में लैंडस्केप करके यूं इस तरह से कॉपी बना करके उसके अंदर चार्ट बनाना है, पूरी लाइन को कवर करते हुए 3 भाग बनाने और उसके अंदर ये तीनों लिखने, फिर उसका एरो का निशान लगा के इन तीनों को लिखना और इसके नीचे जो मैं बता रही हूँ वो कॉमन रिएक्शन आप लिख लें। चलो कॉमन तो लिख लो, C डबल बॉन्ड C एल्कीन प्लस H2O अम्लों की उपस्थिति में H2SO4 अम्लीय जल अपघटन भी लिख सकते हैं। सुविधा है आप लिखें जितना। उसके बाद आपके पास बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, इधर H इधर OH, क्या बन गया एल्कोहल। कार्बन के साथ में बहुत जुड़ गया ना, क्या बन गया एल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म है वो देखेंगे अलग से। फिर हाइड्रोबोरीकरण B2H6 हाफ रिएक्शन विद एल्कीन, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH सिंगल बॉन्ड COH प्लस H3BO3, प्रोडक्ट बनेगा किसका हाइड्रोबोरीकरण में। बोरॉन पहले जुड़ेगा, फर्दर बोरॉन रिमूव हो जाएगा तो हम बोलते हैं हाइड्रोबोरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण, इसमें भी यदि अपन एल्कीन की रिएक्शन को देखते हैं तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि Hg व सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर H2O के साथ भी रिएक्शन होती है साथ ही, तो प्रोडक्ट बन जाता है वही अपने पास सिंगल बॉन्ड H और OH, यहाँ H। तो इस प्रकार अपन कॉमन रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, एक कॉमन रिएक्शन को लिखकर देखेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट देखिए स्क्रीनशॉट को जल्दी से देखें। ले लिया। अब इनकी मैकेनिज्म को कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता है। पहले 3 की करेंगे, उसके बाद ही अगला टॉपिक लेंगे। तब तक आप इन सबको अच्छे से बुक से एक बार रीड कर लें, ताकि कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं पढ़ा इनऑर्गेनिक नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, पर पूछना आपको पड़ेगा। मुझे पता नहीं चलेगा किसको क्या समझ में आया और क्या नहीं। तब तक अच्छे से घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें। थैंक यू।